स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू कैश के। तो पहला है कैश मैनेजमेंट का टॉपिक है। मैंने आपको बताया था जैसे कि 4 चैप्टर्स हैं जिसको मिला के कैश बनता है, तो 4 चैप्टर्स के एमसीक्यूज हैं हमारे पास। तो पहला एमसीक्यू वो कह रहा है 16.1। 16.1 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्किंग कैपिटल इज करेक्ट। वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनीज टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल, अच्छा वर्किंग कैपिटल किसका डिफरेंस है, मैंने बताया हुआ वर्किंग कैपिटल क्या है। वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होता है जो आप आए रोज अपनी वर्किंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली आप अपने करंट एसेट में करंट लायबिलिटी निकाल दो, बाकी जो हिस्सा बचता है वो कैपिटल होता है जो आप आए रोज की वर्किंग में इस्तेमाल करते हैं। जैसे इन्वेंट्री आई, ठीक है ना, इन्वेंट्री आपका क्या है, वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। इस तरह क्या होगा कि इसका आंसर क्या होगा, वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला वैसे मैंने बताया हुआ है, इसका डेल्टा आंसर है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस। 16.2 कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लास्ड एज वर्किंग कैपिटल। याद रखना वर्किंग कैपिटल में वो चीज क्लास नहीं होगी जो नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लायबिलिटी होगी। बिकॉज जो नॉर्मली जो है ना, क्या कहते हैं वर्किंग कैपिटल, वो क्या होता है, वो होता है क्या कहते हैं, जो शॉर्ट टर्म चीजें होती हैं, शॉर्ट नॉन करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें अपना 16.2 की, तो इसमें अल्फा में क्या कह रहा है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं कि आईरोज की मतलब जो होते हैं आपके ये आप जो उधार लेते हो नॉर्मली। दूसरी है बी है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। एक्रूवल, अच्छा एक्रूवल याद रखना, अगर कहीं एक्रूवल या फिर प्री पेमेंट लिखा आ जाए, ये वो पेमेंट्स हैं और ये दोनों क्या चीजें, ये साल के अंदर अंदर विद इन 1 ईयर रिकवर होती हैं। या आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब एक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स पढ़ोगे ना, तो ये आप समझ आ जाएगी। ये करंट एसेट्स मतलब प्री पेमेंट जो है वो, ये दोनों करंट एसेट्स में ही शामिल और करंट लायबिलिटी में ही शामिल होती है। तो ये क्या विद इन 1 ईयर इनकी डीलिंग हो जाती है, इनकी एडजस्टमेंट हो जाती है। बैंक लोन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको क्या कहा था कि ओवरड्राफ्ट जो होता है ना, ओवरड्राफ्ट मैंने आपको बताया था कि जो है वो शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन बैंक लोन कम से कम वो मीडियोकर से लेके आगे तक चलता है। बैंक लोन अमूमन बैंक लोन लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो 5 साल तक होते हैं, 5 साल से ऊपर होते हैं बैंक लोन। अगर ओवरड्राफ्ट है तो साल के अंदर अंदर है, लेकिन अगर बैंक लोन की बात है वो अमूमन बड़े होते हैं, तो ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं है, इसका आंसर डेल्टा है, ठीक है। और सी जो है एक्रूवल के बारे में बताया, मैंने कहा एक्रूवल यूज करें या प्रीपेमेंट, ये दोनों विद इन 1 ईयर इसकी एडजस्टमेंट हो जाती है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जल्द पढ़ लोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। इसके आगे क्या 16.3 कह रहा है बिजनेस, a business has general overhead of 160,000 in September 2009, but it is anticipated मतलब budgeted that these will increase by 1.75 per month for next few months. Overhead are paid the month after they are incurred, ठीक है, सही हो गया। वो कह रहा है कि सितंबर जनरल ओवरहेड का ना क्या कहते हैं 1,60,000 काट जाए सितंबर में, ठीक है ना। फिर ना वो कह रहा है कि क्या कहते हैं हर मंथ 1.75 से परसेंट से ये ना क्या जो ओवरहेड इंक्रीज होंगे आने वाले मंथ्स के लिए। वो पूछा दिसंबर का बताओ। देखो सितंबर में तो कितना था, 1,60,000, ठीक है। उसके क्या आता है अक्टूबर और नवंबर, सही है। सितंबर की बात क्या आता है, अक्टूबर नवंबर। तो अगर हम बात करें कि अक्टूबर में बढ़ेगा 1.75 और नवंबर में बढ़ेगा 1.75% से, पहले 1,60,000 रुपए पहले लगाएंगे तो वो अक्टूबर की आ जाएगी। फिर जब नवंबर की ऐड करेंगे, फिर दिसंबर के जो ओवरहेड्स होंगे वो किस तरह आएंगे कि 1,60,000 में जो है पहले अक्टूबर फिर नवंबर। और अगर हम देखें दिसंबर में भी 1.75 है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक मिनट जरा। ये देखो उसने कहा कि सितंबर में खर्चा हुआ ओवरहेड्स का 1,60,000 और वगैरह हर हर महीने
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर हर महीने 1.75 1.75 1.75% से ओवरहेड्स इंक्रीज होने। उसने पूछा दिसंबर में कितनी अमाउंट रिसीव होगी, लेकिन उसने अमाउंट रिसीव होगी, लेकिन उसने साथ ये कह दिया कि अमाउंट इस तरह रिसीव होती है कि अगर इस महीने की अमाउंट है ना, फॉर एग्जाम्पल इस महीने की अमाउंट है, मतलब नवंबर की अमाउंट है, वो उससे अगले महीने रिसीव होगी दिसंबर में। दिसंबर की अमाउंट रिसीव होगी, देनी होगी, पेमेंट करनी होगी जनवरी में, एक माह बाद। ये उसने लिखा यहाँ पे, ये देखो, ओवरहेड्स आर पेड द मंथ आफ्टर दे आर इंकर्ड, मतलब जिस महीने में वो लग जाते हैं उससे अगले माह में। ठीक है, इसका मतलब कि दिसंबर में हमें कौन सी अमाउंट पे होगी, दिसंबर में हमें अमाउंट पे होगी नवंबर वाली। तो हमारे लिए हमें कैश कौन सा रिसीव होगा, जो नवंबर का है, ना कि हमें कैश दिसंबर, हम 3 दफा नहीं कर सकते। मतलब 1,60,000 पे पहले हम लगाएंगे 1.75%, ठीक है ना। अब 1,60,000 रुपये अगर मैं लगाऊं 1.75%, या 2,800 मैं ऐड कर देता हूँ, 2,800 1,60,000 के अंदर, तो ये आ जाएगा 162800। ये मेरी जो खर्चा होगा अक्टूबर का होगा, लेकिन ये मुझे रिसीव कब होगा, अक्टूबर वाला खर्चा नवंबर में। अब मैं निकालूंगा नवंबर का खर्चा। नवंबर के खर्चे में क्या होगा कि इस 1,62,800 पर भी मजीद इंक्रीज आएगा 1.75% का, वो निकालते हैं। 162800 का 1.75%, 2849, 2849 को मैंने ऐड किया 162,800 में, 165649, 165649। ये मेरा खर्चा तो नवंबर का है, लेकिन ये मुझे रिसीव कब होगा, दिसंबर में। और उसने, मेरा ख्याल है सवाल में यही पूछा हुआ है कि रिसीव कब होगा, कैश कब रिसीव होगा। अगर हम सवाल पढ़ें, उसने क्या कहा है, व्हाट इज द कैश आउटफ्लो, मतलब कैश कितना जाएगा ओवरहेड्स का दिसंबर में। तो दिसंबर में किसका जाएगा, नवंबर का, ना कि दिसंबर का ना निकाल लेना, वो दिसंबर का तो जनवरी में पे ऑन है। हमें दिसंबर में जो कैश आउटफ्लो करना है वो नवंबर का होना है, इसलिए अक्टूबर की परसेंटेज डाली और एक इसकी डाली। ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, आंसर आया क्या था, 165649 डेल्टा आंसर है इसका। 16.4 में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे ऑफ इंप्रूविंग ऑपरेशनल कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस। देखो वो कह रहा है कि ऑपरेशनल कैश फ्लो के मतलब कैश फ्लो को इंप्रूव किस तरह किया जाए, टेकिंग मोर क्रेडिट्स फ्रॉम सप्लायर। मतलब वो कह रहा है कि सप्लायर से कहें कि हमें ज्यादा क्रेडिट दें, मतलब अगर हमें वो 30 दिन का क्रेडिट दे रहा है तो हम उसे कहें भाई हम 40 दिन तक पे करेंगे, ये अच्छा करेगा हमारे कैश फ्लो को। गिविंग मोर क्रेडिट टू कस्टमर, मोर क्रेडिट का मतलब कि पैसे जो रिसीव करने हैं, अगर 30 दिन में रिसीव करे तो कस्टमर को वो 40 दिन में दे दे, कोई मसला नहीं। इंक्रीजिंग इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज एक लेवल से ज्यादा, टेकिंग एडवांटेज ऑफ अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट फ्रॉम सप्लायर्स। देखो अर्ली सेटलमेंट में हमें कैश जल्दी देना पड़ेगा। वो कह रहा है कैश फ्लो कितना बेटर होगा, याद रखना कंडीशन, कैश फ्लो कितना बेटर होगा, हमेशा कस्टमर को कम से कम वो दो, कम से कम क्रेडिट पीरियड दो, ताकि अगर वो जल्द से जल्द आपको आपका कैश दे दे, कैश आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सप्लायर से ज्यादा टाइम मांगो क्रेडिट सेल्स पे, क्रेडिट परचेजेस पे, ताकि कैश आपका ज्यादा आपके पास रहे, उस तक ना जाए। इन्वेंट्रीज को नॉर्मल, इन्वेंट्रीज उतनी रखो जितनी रखनी चाहिए। इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, कैश सारा इन्वेंट्री में टाई हो जाएगा, टाइड अप हो जाएगा, फंस जाएगा, क्योंकि आप कैश खरीदोगे ना तो कैश में इन्वेंट्री जल्दी नहीं कन्वर्ट होती, उसको उतना रखो जितना रख सकते हो। और आखिरी क्या था, आखिरी था हमारे पास टेकिंग, हाँ, और वो कह रहा है कि अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट दो, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट लो। अगर आप अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट लोगे ना तो इसका मतलब जहां आपको 30 दिन में पे करना, आपको 10 दिन में पे करके वो डिस्काउंट मिलेगा। कैश फ्लो की इन चारों में से बेहतरी किस चीज में है, कैश फ्लो की इन चारों में से बेहतरी इस चीज में हमारे अगर ऑप्शंस में देखें, देखो अगर तो हम टेकिंग मोर क्रेडिट्स फ्रॉम सप्लायर कि 40 दिन, 30 दिन की जगह 40 दिन में पे करें, ये सबसे बेस्ट कंडीशन है। दूसरी तो ये कह रहे हैं मोर क्रेडिट टू कस्टमर, बिल्कुल नहीं, आप ज्यादा क्रेडिट ना दो कस्टमर को, बल्कि कम क्रेडिट दो ताकि वो जल्द से जल्द आपका पैसा दे और आप बिजनेस चला सको। बी नहीं होगा। इंक्रीजिंग इन्वेंट्री, मैंने अभी बताया कि इन्वेंट्री को उतना खरीदना जितनी जरूरत हो, ज्यादा खरीदोगे तो सारा पैसा तो वहीं टाई हो जाएगा, क्योंकि वो कन्वर्ट बड़ी रेट होती है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, अगर सब वो कह रहा है सप्लायर से अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट का ले लो एडवांटेज,
ले तो लें, लेकिन जहां हमें 30 दिन में पे करना है वो हमें कैश 10 दिन में निकालना पड़ेगा और हमारे बिजनेस के कैश फ्लो खराब हो जाएंगे। तो बेस्ट कंडीशन क्या है, अल्फा की ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट जो है ना वो हम सप्लायर से ले। बाकी सारे उल्ट लिखे हुए हैं, ठीक नहीं है। ऑपरेशनल कैश फ्लो इसी तरह बेटर होगा। 16.5 16.5 में वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस कैरिड आउट बाय कंपनीज ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्या करता है, मतलब जो हमने पढ़ा था ना फाइनेंस डिपार्टमेंट, पहला है वो कह रहा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बिल्कुल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करता है, हमने पढ़ा था। प्रेपरेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेजरी डिपार्टमेंट का ताल्लुक होता ही नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना वो बनाते हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट, होता है जो कैश है ना, कैश उसको किस तरह मैनेज करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जो एक्रूवल फॉलो कर रहे होते हैं, एक्रूवल की बेस पे जो मैनेजर्स होते हैं, जो कैश को देख रहे होते हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है, उनका ताल्लुक वर्किंग कैपिटल से होता है। एनुअल इनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो नहीं होता। एक्सचेंज डीलिंग इंक्लूडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बिल्कुल एक्सचेंज डीलिंग मतलब कि जो अगर आपका कोई डॉलर्स पड़े हैं उसको कन्वर्ट करना है, या आपके बाहर कोई, जैसे मैंने आपको अक्सर एग्जांपल दी थी कि एक्सचेंज रेट्स में रिस्क आ जाता है, उसकी डीलिंग वगैरह। फ्यूचर्स जो हमने कहा था कि आज रेट एडजस्ट होता है, जो हमने ऑप्शंस पढ़े थे, ऑप्शंस शेयर वो अपना हमने एक जगह पढ़ा था ऑप्शंस के, आज एक एवरेज रेट फिक्स हो जाता है, कल को जाके उस पर मिल जाते हैं पैसे, लॉस बैंक को भी हो सकता है, लॉस हमें भी हो सकता है। तो ये चीज भी ट्रेजरी डिपार्टमेंट देख रही थी। 1 और 3 तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट के काम है, इसका आंसर चार्ली हो गया। जो 2 है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो इनका काम नहीं है क्योंकि ट्रेजरी डिपार्टमेंट कैश अकाउंटिंग को देख रहा होता है। 16.6 की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द वे ऑफ फंडिंग द फोरकास्ट कैश डेफिसिट। वो कह रहा है कि आपका ना कैश डेफिसिट आ गया, मैंने क्या कहा था कि कैश डेफिसिट में आप क्या करते हो, कैश डेफिसिट में आप ये करते हो कि आप मजीद पैसा डालते हो, ठीक है ना, मजीद पैसा आप कैश डेफिसिट में डालते हो। अब वो कह रहा है कि इसमें से कौन सा वे है जो कैश डेफिसिट को खत्म कर सकता है, मतलब पहला जो लीडिंग एंड लैगिंग, ये मैं बताता हूँ, ये टर्म मैंने आपको नहीं बताई हुई। दूसरा तीसरे पे आओ, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक, बिल्कुल बोरो करते हैं, हमने कहा था लोन लो। सेलिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल अगर आप शॉर्ट टर्म अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लाइक अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है कि आप 3 महीने में बेच सकते हो, आप उसे बेचो, या आप अभी बेच सकते हो बेचो, उससे क्या होगा आपका कैश जनरेट होगा, तो कैश डेफिसिट पूरा हो सकता है। लीडिंग एंड लैगिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, हम बात कर रहे थे कि बोरोइंग और बैंक से तो हम कर सकते हैं, बोरो करके बैंक से हम कैश डेफिसिट पूरा कर सकते हैं। सेलिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। लीडिंग एंड लैगिंग क्या होता है, लीडिंग एंड लैगिंग के बारे में सुनो। असल में लीडिंग एंड लैगिंग मैंने उसके दौरान नहीं बताया था, ये टर्म मिस हो गई थी। इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप ना थोड़ा अरसा ना वेट करते हो, आप थोड़ा डिले करते हो पेमेंट को, आपको लग रहा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ एक बात। आप आज डॉलर है 100 का, फॉर एग्जाम्पल आज डॉलर है 100 का, और आपको ना पैसे आने हैं, आपको पैसे आ गए डॉलर में, आज डॉलर 100 का है, ठीक है। आपको अगर आज आप कन्वर्ट करा लोगे आपको 100 मिलेंगे। आपको ने फॉर एग्जाम्पल $1000 की ना सेल की थी, आपको $1000 आ गए, आज 100 का है। लेकिन आपको लग रहा है कि आपने थोड़ा ना फाइनेंशियल एनालिसिस किया, आपको लग रहा है कि हफ्ते बाद ना डॉलर ना 120 का हो जाएगा, तो आप ना हफ्ता वेट कर लोगे, हफ्ता वेट कर लोगे। वेट क्यों करोगे कि यार जहां मुझे $1000 को कन्वर्ट करके 100 के हिसाब से मिलना है, वो मुझे 1000 के 120 के हिसाब से मिल जाएगा, अब वेट करते हो। इस प्रोसेस को कहते हैं लीडिंग एंड लैगिंग, लीड एंड लैग करना, कि थोड़ा वेट कर लेना, पेमेंट थोड़ी क्या कहते हैं रोक लेना। या फॉर एग्जांपल अभी आज 120 का है, ठीक है, आपने पे करना है, अब आप जब पे करोगे तो आप खोगे 120, और हो सकता है हफ्ते बाद आपको पता चले कि 100 का है, मतलब 100 का हो जाएगा, ठीक है ना, हफ्ते बाद। तो आप पेमेंट थोड़ी देर रोक दो, आप थोड़ी देर बाद पेमेंट कर दो, आपको फायदा हो जाएगा। और रिसीट में तब तक कन्वर्ट ना करो जब तक महंगा ना हो जाए, मतलब अमाउंट ज्यादा ना हो जाए। इस चीज को कहते हैं लीडिंग एंड लैगिंग। अब लीडिंग एंड लैगिंग हमारे किस तरह हेल्प करती है कैश डेफिसिट में। फॉर एग्जाम्पल हमें पैसे आए, हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था हमें $1000 के मुताबिक, अगर 100 का डॉलर है तो 1 लाख रुपए मिलने हैं रुपीज में। हमने अपनी बुक्स में लिखा था 1 लाख रिसीवेबल, ठीक है ना। लेकिन जब आया $1000 आया, अभी 100 गया, हमें पता चला हफ्ते बाद देखेंगे 120 का हो गया, तो 1,20,000 मिल गया। तो ये ज्यादा अमाउंट, असल में कैश तो हमें ज्यादा मिल गया, इससे भी हमारा कैश डेफिसिट, क्योंकि कंपनीज तो 1 लाख में ही ना डील करती, कंपनी तो भाई बड़ा बड़ा डील करती है, तो कंपनीज के हिसाब से बड़ी एक फायदेमंद चीज होती है, कंपनी के हिसाब से बड़ी फायदेमंद चीज होती है। कंपनी क्या करती है, अपने जो कह लो कि
उस टाइम में जिस टाइम में उसको कैश डेफिसिट होती है वो लीडिंग एंड लैगिंग के थ्रू भी उसको पूरा कर सकती है। तो इसका मतलब ये तीनों ही इसके ऑप्शंस है। अब हम जान लेंगे 16.7 की तरफ। 16.7 में क्या सीन है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द कैश फ्लो प्रॉब्लम्स? लॉसेस, बिल्कुल लॉसेस भी कैश फ्लो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। और क्या? ग्रोथ, ग्रोथ जब आप करने लगते हो, आप अपने बिजनेस में ग्रोथ करते हो ना, यानी कि आप अपने नॉन करंट एसेट बढ़ाते हो, आप अपनी बिल्डिंग से जीतते हो, उस वक्त आपको बड़ा कैश फ्लो प्रॉब्लम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक लेवल पे जब एक बंदा नया घर बनाता है, उस पर इतने खर्चा लगता है, अब उसको कैश के प्रॉब्लम्स आते हैं शुरू शुरू में, अनटिल अनलेस उसका बहुत ज्यादा पैसा हो, ठीक है। और सीजनल बिजनेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है वूलन क्लोथ्स का, ठीक है, वूलन क्लोथ्स का मेरा बिजनेस है, ठीक है। अब गर्मियों में तो फिर मसला हो जाएगा, कोई आएगा नहीं, तो कैश फ्लो प्रॉब्लम्स होंगे। ये तीनों ही जो है ना वो वजूहात है किसकी? कैश फ्लो प्रॉब्लम्स की। अच्छा, इसके बाद ये आया इंडेक्स। इंडेक्स अभी हमने पढ़ना है, इसको छोड़ो, 16.8 मार्क्स हो ना, छोटा पॉइंट है ये भी। 16.9 में वो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो हमने पढ़े थे ना गिल्ट्स, उसके बारे में कह रहा है, आर करेक्ट। मोस्ट आर फिक्स्ड इंटरेस्ट, बिल्कुल हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये फिक्स्ड इंटरेस्ट ही होते हैं ज्यादातर, मतलब तकरीबन सारे ही फिक्स्ड इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है ना। मोस्ट हैव फेस वैल्यू ऑफ 100 पाउंड, मैंने वहां पे बताया था कि इनकी फेस वैल्यू जो इसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है वो 100 पाउंड होती है। और तीसरा पॉइंट है द यील्ड इज हायर देन लोकल अथॉरिटी। नहीं, यील्ड का ये सीन है कि यील्ड ना इसकी लोअर होती है, हमने पढ़ा है गवर्नमेंट की थोड़ी सी लोअर होती है नॉर्मल अथॉरिटी से, पहले दो इसके, ठीक है। तो 16.9 का क्या? अल्फा, जिसमें पहला क्या फिक्स इंटरेस्ट होते हैं, गिल्ड और 100 की वैल्यू होती है, इनका यील्ड कम होता है लोकल अथॉरिटीज से। 16.10 which of the following statement about certificate of deposit CDs is correct? Certificate of deposit are UK are issued by UK government? नहीं, certificate of deposit UK government नहीं देती, वो गिल्ड्स होते हैं। Ownership of certificate of deposit is transferred by physical delivery from buyer to seller। हमने पढ़ा था, ये बिल्कुल पढ़ा था कि सीडीज में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में ये होता है कि इजीली आप फिजिकली अपनी जो सर्टिफिकेट्स हैं, बायर जो है ना, मतलब जो बेचना चाह रहा है, जो सेलर है, वो बायर को दे सकता है, ठीक है ना। मतलब फिजिकली आप उसे ट्रांसफर कर सकते हो ओनरशिप, बिल्कुल ये ठीक बात है। सर्टिफिकेट डिपॉजिट आर नॉन निगोशिएबल, निगोशिएबल होते हैं। द डिपॉजिट इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, नहीं, सीडीज में स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में नहीं होता, ये एक अलग चीज है। स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स ये तो है ना शेयर्स, सीडीज एक खुद से एक सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है ना, जो आपके बिजनेस जो आपको दिए जाते हैं, उसके बदले आपसे पैसे लिए जाते हैं। ओनरशिप वाला जो पॉइंट है ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो है ना सीडीज में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में, ये मतलब फिजिकली ट्रांसफर हो सकती है इसकी ओनरशिप। 16.11 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस of an overdraft is the bank most likely to approve of? 16.11 में क्यों कह रहा है कि इसमें से ओवरड्राफ्ट के बारे में वो बात कर रहा है कि वो किस सूरत में आपको अप्रूव करेगी ओवरड्राफ्ट, मेरा ख्याल है, हाँ ठीक है। टू परचेज न्यू मशीनरी लेने के लिए इतनी बड़ी मशीन होती है, उसके लिए ओवरड्राफ्ट थोड़ी देगी, उसके लिए वो कहेगी भाई लोन लो और उस पर पूरे करना, मशीनरी को सस्ती थोड़ी दे, ए तो नहीं होगा इसका। बी पढ़ते टू कवर टेम्परेरी कैश शॉर्टफॉल, बिल्कुल ओवरड्राफ्ट याद रखना छोटे मोटे कैश फ्लोज के लिए होता है ना। तो मैंने क्या कहा कि टेम्परेरी कैश शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए ओवरड्राफ्ट इस्तेमाल हो सकते हैं। हाँ, बड़े बिजनेस टू इन्वेस्ट इन न्यू कंपनी, अब ओवरड्राफ्ट लोगे या न्यू कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए या न्यू मशीनरी के लिए या टू एक्सपैंड ओवरसीज, मतलब कि इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ाने के लिए। ओवरड्राफ्ट तो छोटा सा लोन होता है जो सिर्फ टेम्परेरी तौर पे दिया जाता है 1-2 महीने के लिए, वो इस चीज के लिए हो सकता है कि टेम्परेरी कैश फ्लो आपको पूरा करना हो, उसके लिए वो हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एक्सेप्शनल कैश ट्रांजैक्शन? एक्सेप्शनल कैश ट्रांजैक्शन, इसको छोड़ दो, एक्सेप्शनल कैश ट्रांजैक्शन ये भी मैं आपको बताता हूँ बाद में। When cash and profit relates the same period, which of the following transaction will affect the amount of cash in the business in the same way as it affects the profit? हमने याद एक जगह पढ़ा था कि ये ट्रांजैक्शन है, इसके साथ साथ कैश पे क्या फर्क पड़ेगा और
प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? वो कह रहा है कि ऐसा इनमें से पॉइंट बताओ कि जिससे दोनों में सेम इफेक्ट आए, सेम मतलब कैश में भी वही इफेक्ट लिखा जाए और प्रॉफिट एक्सपेंस एसपीएल में भी एक्सपेंस के तौर पे भी वही इनकम स्टेटमेंट में लिखा जाए। द सेल ऑफ फ्लीट व्हीकल ऑफ कंपनी, फ्लीट ऑफ कंपनी व्हीकल, वो कह रहे हैं कंपनी व्हीकल। याद रखना जो कैश है ना, जब आप बेचोगे ना, कैश फ्लो में सारा का सारा इनफ्लो लिखोगे, जितनी भी आपको सेलिंग प्राइस मिलेगी, सेल्स रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन वहां पे इनकम स्टेटमेंट में आप सारी अमाउंट नहीं लिखोगे। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ आप प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल लिखोगे, क्योंकि उससे पहले आपने अपनी व्हीकल्स को डेप्रिशिएट किया होगा, तो प्रॉफिट लॉस ऑन व्हीकल, मतलब इनका सेम इफेक्ट नहीं है। द मंथली रेंट एक्रूवल, एक्रूवल ये होता है कि आपने गुजार लिए लेकिन अभी पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए तो कैश के कुछ नहीं किया तो कुछ भी नहीं, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में लिखा जाएगा कि आपने रेंट दी है, रेंट एक्सपेंस लिखा जाएगा, या ये भी नहीं है। द पेमेंट ऑफ वेजेस एट द एंड ऑफ ईच मंथ, पेमेंट ऑफ वेजेस से क्या होगा कि आपका जो कैश है यहाँ पे भी आउटफ्लो आएगा सेम उसी अमाउंट का। फॉर एग्जाम्पल 5,000 का आउटफ्लो करना है, वेजेस देनी है, तो 5,000 का कैश भी आउटफ्लो होगा और इनकम स्टेटमेंट में भी 5,000 का एक्सपेंस होगा। तो ये है जिसका सेम इफेक्ट है, मतलब कैश की पे भी और प्रॉफिट पे भी। द परचेज ऑफ न्यू कंप्यूटर, अब परचेज ऑफ न्यू कंप्यूटर पे आप लिखोगे वैसे कैश में लिखोगे कि सारा का सारा कैश आउटफ्लो हो गया जितने का कंप्यूटर लोगे, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगी, सिर्फ डेप्रिसिएशन, और हर साल उसको लिखा जाएगा, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाएगा, उसको उसमें से माइनस कर दिया जाएगा और बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू निकाल ली जाएगी। सिर्फ चार्ली है कि जिसका दोनों पे सेम इफेक्ट आएगा, पेमेंट ऑफ वेजेस एट द एंड ऑफ ईच मंथ, दोनों वहां पे एक्सपेंस, वहां पे कैश, 5,000 से आउटफ्लो होगा दोनों साइड पे, तो उसका चार्ली आंसर है। 16.14 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा 16.14 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग are important procedure to follow when handling cash payments, handling cash payments। पहला restricting access to cash and checks, बिल्कुल हमने कहा था कि कैश को संभालना है, हैंडल करना है, तो इसमें सबसे पहली चीज है रिस्ट्रिक्ट करना है उसकी एक्सेस को, कि हर बंदा ना वहां तक पहुंच सके कैश या चेक्स तक। पहला इंश्योरिंग प्रॉम्प्ट बैंकिंग ऑफ कैश, अच्छा इंश्योरिंग प्रॉम्प्ट बैंकिंग की आप उसी वक्त बैंक में ले जाओ उसको कैश को। इंश्योरिंग ऑल कैश बैंक इट्स रिकंसाइल्ड के सारी बैंक की जो है उसके साथ आपकी मैचिंग हो रही है, कंप्लीटिंग एप्रोप्रिएट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। इसका मुझे तो सारे ही लग रहे हैं क्योंकि कैश हैंडलिंग पेमेंट्स में आपके पास ये भी है, इंश्योरिंग पेमेंट भी है, बैंक स्टेटमेंट के साथ रिकंसाइल भी है, और कंप्लीटिंग एप्रोप्रिएट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन भी है। ऑल ऑफ देम इसका आंसर है, इसका आंसर डी है। तो यार यहाँ तक था हमारा 16.14 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट से हम 16.15 से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।